नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जून 2006 यूजीसी नेट अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे और देखेंगे 2006 में प्रश्न पत्र में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, इसके बारे में जानेंगे। तथा आज की यह जो क्लास है वह रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है और आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। आज की क्लास में 1 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं की बाजार मांग उदग्र योग द्वारा प्राप्त की जाती है क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं निःशुल्क वस्तुएं होती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं निःशुल्क वस्तुएं होती हैं, उनकी पूर्ति असीमित होती है, उनके उपयोग में प्रतिरोधी नहीं होते हैं, उनका स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। तो सार्वजनिक वस्तुओं की मांग बाजार मांग जो है उदग्र योग द्वारा प्राप्त की जाती है क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं जो हैं वह उनका योग उनके उपयोग में प्रतिरोधी नहीं होते हैं, प्रतिरोधी नहीं होते। सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग में प्रतिरोधी जो होते हैं निजी वस्तुओं के उपभोग में होते हैं और सार्वजनिक वस्तुएं निःशुल्क नहीं होती क्योंकि कुछ ना कुछ फीस या शुल्क अवश्य देना पड़ता है सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में। तो इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मेल बैठाइए समूह फर्स्ट को समूह सेकंड से मिलाना है। 4 उपभोक्ता आधिक्य, तो 4 उपभोक्ता आधिक्य की बात जे.आर. हिक्स द्वारा की गई है। ए का मिलान सेकंड से हो जाएगा। भेदात्मक लगान की बात डेविड रिकार्डो करते हैं। बी का मिलान फर्स्ट से हो जाएगा। प्रवेश निषेध मूल्य, तो प्रवेश निषेध मूल्य की बात जे.एस. बेन द्वारा की जाती है। सी का मिलान फोर्थ से हो जाएगा। और मजबूत क्रमबद्धता, तो मजबूत क्रमबद्धता जो है प्रोफेसर सैमुअल्सन अपने प्रकटित अधिमान सिद्धांत में करते हैं। डी का मिलान थर्ड से हो जाएगा। तो डी का मिलान थर्ड से सिर्फ बी में दिया गया है, तो बी आंसर सही है 2 नंबर प्रश्न का। अगला 3 नंबर प्रश्न है, मार्शल के मांग वक्र को प्रकटित अधिमान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यदि निम्न में से किसी एक की उपेक्षा कर दी जाए। मार्शल के मांग वक्र को प्रकटित अधिमान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यदि इनमें से किसी एक की उपेक्षा कर दी जाए, तो आय की जब उपेक्षा कर दी जाए तो प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, यदि 2 वस्तुएं अनुपयुक्त प्रतिस्थापी हैं तो तटस्थता वक्र, अनुपयुक्त प्रतिस्थापी हैं तो तटस्थता वक्र कैसा होगा। एक सीधी रेखा होगा, एक सीधी रेखा के समीप होगा, समकोण के समीप होगा, ऊपर की ओर झुकता हुआ होगा। तो सी समकोण के समीप होगा, तो समकोण के समीप सी आंसर सही है। अगला, दिए गए मूल्यों पर उपलब्ध साधन आगतों पर कुल परिव्यय प्रतिबिंबित होता है। किससे कुल प्रतिव्यय प्रतिबिंबित होता है? साधन आगम रेखा द्वारा, सम लागत रेखा द्वारा, सम उत्पत्ति रेखा द्वारा या सम उत्पत्ति संभावना वक्र द्वारा। तो सम उत्पत्ति रेखा द्वारा सम प्रतिबिंबित होता है। सही आंसर 5 का सी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, द्वया अधिकार के स्टेकेलबर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करें तो प्राप्त होता है। कुर्नोहल विक्रेताओं के मध्य मूल्य युद्ध, असंतुलन की स्थिति, विक्रेताओं के मध्य साठगांठ। तो द्वयाधिकार के स्टेकेलबर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करें तो विक्रेताओं के मध्य मूल्य युद्ध जो है देखने को मिलता है। तो सही आंसर 6 का बी है। अगला 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 7 नंबर, प्रकटित अधिमान सिद्धांत के पूर्व सिद्धांतों पर अच्छाई यह है कि यह उपभोक्ता की बगैर संदर्भ व्याख्या करता है। किसकी? उपयोगिता की। तो यह आंसर हो जाएगा ए। प्रकटित अधिमान सिद्धांत की पूर्व सिद्धांतों की अच्छाई यह है कि यह उपभोक्ता व्यवहार के बगैर संदर्भ व्याख्या करता है, तो उपयोगिता की। अगला 8 नंबर प्रश्न, एक उपभोक्ता का उपयोगिता फलन उपलब्ध
किसी एक वस्तु के उपभोग की मात्राओं में एक स्वरीय रूप से वृद्धि कर सकता है। यह उपयोगिता फलन सदैव, तो यह उपयोगिता फलन सदैव जो होता है एक नतोदर फलन होता है, एक दृढ़ अर्ध नतोदर फलन होता है, एक दृढ़ नतोदर फलन होता है, एक रेखीय फलन होता है। तो सही आंसर क्या है? 8 का सही आंसर डी है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत का पुनः कथन है। ब्याज का सिद्धांत, आय निर्धारण सिद्धांत, मुद्रा मांग का सिद्धांत, उपभोग मांग का सिद्धांत। तो मुद्रा मांग का सिद्धांत हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत का पुनः कथन जो है मुद्रा मांग का सिद्धांत है। 9 का सही आंसर सी है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संभाव्य उत्पादन वृद्धि का स्रोत नहीं है? तो संभाव्य उत्पादन वृद्धि का जो स्रोत है वह मौद्रिक व्यवस्था में सुधार नहीं है। तो मौद्रिक व्यवस्था में सुधार डी में दिया गया है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न है, विवेकशील प्रत्याशा संकल्पना की मान्यता से यह परिणाम निकलता है कि, विवेकशील प्रत्याशा संकल्पना की मान्यता से यह परिणाम निकलता है कि ऑप्शन ए, अधिकांश बेरोजगारी स्वैच्छिक है, मौद्रिक नीति अल्पकाल में कार्य कर सकती है, राजकोषीय नीति अल्पकाल में कार्य कर सकती है, समस्त पूर्वानुमेय नीतियां निष्प्रभावी हैं। तो विवेकशील प्रत्याशा संकल्पना की मान्यता का यह परिणाम है कि समस्त पूर्वानुमेय नीतियां जो है निष्प्रभावी हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझा जाएगा। तो एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे क्या समझा जाएगा? संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, घटनात्मक रूप से बेरोजगार, अल्प रोजगार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति जो है काम की तलाश नहीं कर रहा है, इसकी काम करने की इच्छा ही नहीं है, तो वह अपनी इच्छा से बेरोजगार है, मतलब वह काम करना ही नहीं चाहता है, अर्थात इच्छा से बेरोजगार है। तो वो ऐच्छिक बेरोजगार है ही नहीं ऑप्शन में, तो सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। व्यापारिक बैंक वित्तीय बिचौलियों की सबसे बड़ी श्रेणी है अन्य है। तो व्यापारिक बैंक वित्तीय बिचौलियों की सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी श्रेणी जीवन बीमा कंपनियां हैं, पेंशन कोष हैं, बचत एवं ऋण संस्थाएं हैं, सभी हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रिजर्व अनिवार्यता में वृद्धि से वित्तीय मध्यस्थ की लागत में वृद्धि होती है, वित्तीय मध्यस्थ के लाभ में वृद्धि होती है, वित्तीय मध्यस्थ के परिमाण में वृद्धि होती है, उपयुक्त सभी। तो रिजर्व अनिवार्यता में वृद्धि से वित्तीय मध्यस्थ की लागत में वृद्धि होती है, वित्तीय मध्यस्थ की लागत में वृद्धि जो होती है रिजर्व अनिवार्यता में वृद्धि से। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, यदि कोई मांग एवं आपूर्ति प्रघात नहीं है तो, यदि कोई मांग अथवा आपूर्ति प्रघात नहीं है तो वास्तविक मुद्रा प्रसार अपेक्षित दर के बराबर होगा। डी आंसर सही 15 का। अगला 16 नंबर प्रश्न है, तृणमूल ग्रास रूट नियोजन क्या है? तो ग्रास रूट नियोजन जो है पंचायत राज है, पंचायती राज को ग्रास रूट नियोजन निचले चरण पर नियोजन कहा जाता है। अगले ऑप्शन में है भू राजस्व पद्धति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को महत्व। तो पंचायत राज इसमें सही है, ग्रास रूट नियोजन जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सोलो के अनुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समृद्धि की दर बराबर होती है हैरड के, तो हैरड के प्राकृतिक समृद्धि दर के बराबर होती है। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, बंधित सहायता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो बंधित सहायता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इसे निजी क्षेत्र में ही उपयोग किया जा सकता है। अगला का है बी नंबर, बी में है इसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा समान रूप से बांट लिया जाता है। सी में इसे केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही उपयोग किया जाता है, और डी में इसे किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए यह दी गई है तथा निर्धारित स्रोतों से साधन प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। तो डी आंसर 18 का सही है। अगला 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? संतुलित विकास का अर्थ है सभी क्षेत्रों को आवंटित साधनों में समान वृद्धि। तो संतुलित विकास का मतलब यही होता है कि समस्त क्षेत्रों में एक समान मात्रा में निवेश करके वृद्धि की रणनीति अपनाई जाए। तो 19 का सही आंसर ए है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति पूंजी
घट जाती है यदि प्रति व्यक्ति विनियोग जनसंख्या वृद्धि दर से कम है, जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है, प्रति व्यक्ति बचतों से अधिक है, प्रति व्यक्ति बचतों से कम है। प्रति व्यक्ति पूंजी घट जाती है यदि प्रति व्यक्ति विनियोग जनसंख्या वृद्धि दर से कम है। ये आंसर सही है 20 नंबर प्रश्न का। अगला 21 नंबर प्रश्न है, परंपरावादी विकास मॉडल के अंतर्गत सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि। तो परंपरावादी विकास मॉडल में सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि प्रति व्यक्ति स्थिर अवस्था उत्पादन में वृद्धि करती है, स्थिर अवस्था उत्पादन विकास दर में वृद्धि करती है, स्थिर अवस्था प्रति व्यक्ति पूंजी में वृद्धि करती है। तो बी और नहीं, ए और सी सही हो जाएगा। ए और सी डी में दिया गया, तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। ए नहीं, ए और डी दोनों सही हैं। ए में क्या दिया गया है, प्रति व्यक्ति स्थिर अवस्था उत्पादन में वृद्धि करती है, और सी में क्या दिया गया है, स्थिर अवस्था प्रति व्यक्ति पूंजी में वृद्धि करती है। तो दोनों ए और डी दोनों सही हैं। 21 का सही आंसर डी है। अगला 22 नंबर, प्रति श्रमिक उत्पादन फलन की मान्यता है। प्रति श्रमिक उत्पादन फलन की मान्यता क्या है? पैमाने के स्थिर प्रतिफल तथा बढ़ते हुए सीमांत प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल तथा घटते हुए सीमांत प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल तथा घटते हुए सीमांत प्रतिफल, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल तथा घटते हुए सीमांत प्रतिफल। तो प्रति श्रमिक उत्पादन फलन की मान्यता जो है पैमाने के स्थिर प्रतिफल तथा बढ़ते हुए सीमांत प्रतिफल है। 22 का ए सही है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, उनके में से कौन कर पद्धति अधिक समान आय वितरण को प्रोत्साहित करती है? प्रगामी, प्रतिगामी, आनुपातिक, अप्रत्यक्ष। तो इसमें प्रगामी कर प्रणाली जो है वह अधिक समान आय वितरण को प्रभावित करती है या प्रोत्साहित करती है। ए आंसर सही है 22 नंबर प्रश्न का, 23 नंबर प्रश्न का। अगला 24 नंबर प्रश्न क्या है, लेफर वक्र संबंध का अध्ययन करता है। तो लेफर वक्र जो है कर दर तथा कर आय के बीच संबंध की बात करता है। ए आंसर सही है 24 नंबर प्रश्न में। अगला 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तराधिकार से प्राप्त धन पर कर उदाहरण है। तो उत्तराधिकार से प्राप्त धन पर कर जो है उदाहरण है संपत्ति कर का, आयकर का, बिक्री कर का, वैट का। तो उत्तराधिकार से प्राप्त धन पर कर जो है वह संपत्ति कर का एग्जाम्पल है। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 26 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा आयकर के रूप में लिया गया कुल आय का प्रतिशत कहलाता है। तो सरकार जब आयकर के रूप में कुल आय का जो प्रतिशत भाग लेती है तो सीमांत कर कहलाता है। सीमांत कर 26 संपूर्ण नहीं, सीमांत कर दर 26 डी आंसर सही है। अगला 27 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं, गतिहीन अर्थव्यवस्था में सरकार को चाहिए अधिक व्यय करना, कम व्यय करना, अधिक व्यय करना, कर लगाना तथा अथवा संकुचित मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। गतिहीन व्यवस्था में, तो गतिहीन व्यवस्था में सरकार को अधिक व्यय करना चाहिए तथा कम कर लगाना चाहिए अथवा विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना चाहिए गतिहीन अवस्था में, गतिहीन अर्थव्यवस्था में। तो आंसर सही सी हो जाएगा। अगला 12वें वित्त आयोग के चेयरमैन, तो 12वें वित्त आयोग के चेयरमैन रंगराजन साहब थे, और 15वें के एन.के. सिंह थे, और 16वें के जो चेयरमैन हैं वह अरविंद पनगड़िया जी हैं। तो अगला 29 नंबर प्रश्न है, राजकीय ऋण का विस्तार उत्पन्न कर सकता है। बचत में गिरावट, ब्याज दरों में वृद्धि, विनियोग में कमी। तो राजकीय ऋण का विस्तार जो है वह बचत में गिरावट उत्पन्न कर सकता है, ब्याज दरों में वृद्धि उत्पन्न कर सकता है, विनियोग में कमी उत्पन्न कर सकता है। तो 29 का सही आंसर डी है, इनमें से सभी उत्पन्न कर सकता है। अगला 30 नंबर प्रश्न है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह कथन जो है एडम स्मिथ का है। सरल क्वेश्चन है। अगला संरक्षणवादी टैरिफ तथा कोटे बहुधा। तो संरक्षणवादी टैरिफ तथा कोटे जो है वह संरक्षित श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं की वास्तविक आय को कम कर देते हैं। तो 31 प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 32 नंबर प्रश्न है, दो वस्तुएं, दो राष्ट्र तथा तुलनात्मक लाभ का सरल सिद्धांत निर्धारित नहीं करने देगा। मूल्य अनुपात की ऊपरी तथा निचली सीमाओं को जिस पर व्यापार के पश्चात वस्तुओं का विनिमय होगा, या निश्चित कीमत अनुपात को जिस पर व्यापार के पश्चात वस्तुओं का विनिमय होना चाहिए। बी आंसर सही 32 का। अगला 33 नंबर प्रश्न है, दो राष्ट्रों में यदि एक राष्ट्र को सभी वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई तुलनात्मक लाभ नहीं होना चाहिए, इसलिए व्यापार भी नहीं होगा। व्यापार से
कुशल राष्ट्र को लाभ होना होगा लेकिन अकुशल को नहीं। व्यापार से अकुशल राष्ट्र को लाभ होगा लेकिन कुशल राष्ट्र को नहीं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? राष्ट्रों, क्वेश्चन क्या है? दो राष्ट्रों में यदि एक राष्ट्र को सभी वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो तो व्यापार से कुशल राष्ट्र को लाभ होगा लेकिन अकुशल को नहीं। कुशल लाभ को लास्ट होगा। सी आंसर सही है 33 का। अगला 34 नंबर प्रश्न है, तुलनात्मक लाभ के तहत दो राष्ट्रों के बीच विशिष्ट वस्तुओं के मुक्त व्यापार से होगी संपूर्ण आर्थिक कार्यक्षमता में कमी। दो राष्ट्रों में से किसी एक राष्ट्र की वास्तविक मजदूरी के स्तर में कमी, दो राष्ट्रों के वास्तविक मजदूरी स्तर में वृद्धि, दो राष्ट्रों में से केवल एक राष्ट्र की वास्तविक मजदूरी के स्तर में वृद्धि। तो इसमें होगा दो राष्ट्रों की वास्तविक मजदूरी के स्तरों में वृद्धि। सी आंसर सही है 34 का सही आंसर सी है। अगला 35 नंबर, ब्रेटन वुड व्यवस्था। अब ब्रेटन वुड व्यवस्था के बारे में क्या है? नई करेंसियों की के स्थिर समता मूल्य को स्थापित किया, को समायोजित पैक्स की पद्धति होना था, से आशा थी कि लगातार अतिरेक वाले देश अपनी करेंसियों का अवमूल्यन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मुद्रा प्रसार को कम करने के लिए स्थापित की गई थी। तो ब्रेटन वुड व्यवस्था ने करेंसियों के स्थिर समता मूल्यों को स्थापित किया। ए आंसर सही 35 का। अगला 36 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को इनके अनुमोदन के पश्चात अंतिम रूप दिया जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, एनडीसी। 36 का सही आंसर सी है, एनडीसी। अगला 37 नंबर प्रश्न है, नवीन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में सेवा क्षेत्र का अंशदान सकल राष्ट्रीय उत्पाद का है कितना %? तो है 50%। उस समय की बात है। अगला 38 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है, राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है और वर्तमान में इसका नाम बदलकर एनएसओ कर दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका नाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कर को प्रस्तावित किया गया था? तो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के संदर्भ में मोड बैट को लागू किया गया था। बैट को लागू किया गया था। बैट लाभ कर उत्तराधिकार का, तो बैट, तो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति 1986 में बैट के रूप में प्रस्तावित की गई थी। तो सही आंसर 39 का बी है। अगला 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसानों को ऋणों में राहत देना भाग है योजना व्यय का, गैर योजना व्यय का, विकास व्यय का, रक्षा व्यय का। तो किसानों को ऋणों में राहत देना जो है वह गैर योजना व्यय का भाग है। 40 का ए सही है। 41, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब की रेखा का निर्धारण न्यूनतम औसत कैलोरीज के उपभोग के आधार पर किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की बात है तो 2400 कैलोरी हो जाएगा। शहरों में पूछा जाता तो 2100 हो जाता। शहरों में 2100 कैलोरी है और गांव में 2400 कैलोरी है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, भारतीय योजना आयोग है। तो भारतीय योजना आयोग जो है एक गैर वैधानिक संस्था है। गैर वैधानिक संस्था होने का मतलब हुआ सी, गैर संवैधानिक संस्था, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सर्वाधिक? तो इसमें केरल आंसर हो जाएगा।